बिहार प्रदेश के एक छोटे से शहर में राजीव अपनी पत्नी अनामिका, बेटे अक्षय और बेटी तन्वी के साथ रहते थे। तन्वी 18 साल की थी और अक्षय 10 साल का। दोनों में 8 साल का अंतर था, लेकिन उनके बीच का प्यार बेहद मजबूत था। राजीव हमेशा अपने बच्चों को स्वतंत्रता देता था और मानता था कि लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उसका यह दृष्टिकोण कई बार आसपास के लोगों को असहज करता था, लेकिन वह कभी बदलने वाला नहीं था। राजीव की मां अब मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहती थीं। उस घर में उसका बड़ा भाई अमरीश, उसकी पत्नी सुलेखा, उनके 2 बच्चे निधि और पंकज और उसकी अविवाहित बहन यामिनी रहती थीं। यामिनी का व्यक्तित्व रहस्यमय था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमेशा सवाल खड़े करता था। यामिनी का पहनावा एक तांत्रिक जैसा था और घर के लोगों के बीच उसकी अपनी अलग पहचान थी। राजीव और अमरीश के रिश्ते कभी सहज नहीं रहे। अमरीश हमेशा राजीव को पसंद नहीं करता था। राजीव का परिवार यह जानता था, पर राजीव को अपनी मां से बेहद प्यार था। हर महीने वह अपनी आय का एक हिस्सा मां के लिए भेजता और उन्हें खुश रख। दशहरे से एक दिन पहले राजीव का फोन बजा। दूसरी तरफ अमरीश था। राजीव, मां तुझे बहुत याद कर रही है, कह रही है कि दशहरे पर आओ। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ भैया, मैं आऊंगा। दशहरे के दिन राजीव अपनी मां से मिलने गया। रात काफी होने के कारण उसने अपने भाई के घर ही रुकने का निर्णय लिया। ये खबर अपने परिवार को पहले ही बता चुका था। वापस अपने घर पहुंचने के बाद पहले कुछ दिन सब सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे राजीव का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन जब तन्वी का वॉलीबॉल मैच था, वह सुबह से तैयार थी। वह उत्साहित थी अपने जीवन के इस बड़े दिन के लिए। पर राजीव अचानक आग बबूला हो गया। उसने मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया और कहा, तन्वी, आज से तो कहीं नहीं जाएगी। अब से सिर्फ चूल्हा चौका ही करेगी। तन्वी स्तब्ध रह गई। वह वही पिता था जिसने हमेशा उसे सपोर्ट किया था। आज वही उसे रोक रहा था। उसने अनामिका से कहा, माँ, पापा से दरवाजा खोलने के लिए कहो, मेरा मैच है, मुझे जाने दीजिए। अनामिका बीच में आई और समझाने की कोशिश की, लेकिन राजीव नहीं माना। उसने चिल्लाते हुए कहा, लड़कियों का काम पढ़ाई या खेल कूद नहीं होता, वो घर संभालने के लिए होती है। तुम अब बाहर नहीं जा सकती। 1 घंटे की कड़ी बहस के बाद दरवाजा खोला गया, लेकिन अब मैच में जाना संभव नहीं था। तन्वी पूरे दिन कमरे में बैठकर सोचती रही कि वही पिता जिसने हमेशा उसका समर्थन किया, आज उसे क्यों रोक रहे हैं। फिर एक दोपहर अनामिका और तन्वी ने देखा कि राजीव नंगे पैर छत पर चल रहे थे, मार्बल की जलती टाइलों पर, जो किसी भी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। अनामिका ने महसूस किया कि जब से अपने भाई अमरीश और बहन यामिनी के घर से लौटा है, उसका बर्ताव अजीब और डरावना हो गया है। उसने तन्वी से कहा, लगता है यामिनी ने कुछ कर दिया है। उसके हर व्यवहार में अचानक गुस्सा और डर की झलक थी। रात को वह अक्सर अचानक कमरे में घुसकर चिल्लाता और लोगों को कमरे में बंद कर देता। अनामिका तन्वी को लेकर अपने भाई के पास चली गई। अनामिका को लगा था कि राजीव उन दोनों को ढूंढेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद तन्वी ने दोपहर के समय घर के लैंडलाइन फोन पर फोन किया तो फोन उसके छोटे भाई अक्षय ने उठाया। उसने बताया कि आके और दीदी के जाते ही अगले दिन अमरीश ताऊजी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गए हैं और साथ में यामिनी बुआ भी आई है। वो लोग जैसा कहते हैं पापा वैसा ही करते हैं। ये बात सुनकर अनामिका तुरंत अपने घर के लिए रवाना हुई। दूसरी तरफ तन्वी अपने मामा के साथ सिद्ध गुरुजी केशव देव के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि उन्हें घर में रामायण का पाठ करना होगा। दूसरी तरफ जब अनामिका घर पहुंचती है तो देखती है कि यामिनी राजीव के ऊपर कोई क्रिया कर रही है। अनामिका ने क्रिया का सारा सामान गिरा दिया और गुस्से से अमरीश और उसके परिवार को जाने के लिए कहने लगी। अनामिका का ये बर्ताव देखकर अमरीश सक पका गया और अपने परिवार के साथ चला गया, लेकिन यामिनी कहने लगी कि ये मेरे भाई का घर है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर बाद तन्वी आई और उसने गुरुजी की कई सारी बातें अपनी माँ को बता दी। अगले दिन रामायण के पाठ की तैयारी होने लगी। यामिनी ने अक्षय से पूछा, ये तैयारी क्यों हो रही है? अक्षय ने बताया, बुआ आज रामायण का पाठ होने वाला है। यामिनी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया।
उसने तुरंत अपना सामान बांध लिया और अनामिका से कहा, मुझे कोई जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। गुरुजी आए और पाठ शुरू हुआ। आधे घंटे के बाद राजीव अचानक चिल्लाने लगा। लोग मुश्किल से उसे पकड़कर कुर्सी से बांध पाए। पाठ जारी रहा और धीरे धीरे राजीव शांत हुआ। कुछ दिन तक घर में शांति रही, लेकिन एक रात राजीव ने तन्वी का गला पकड़ लिया और तन्वी की जान लेनी चाहिए। तन्वी ने बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ाया और खुद को कमरे में बंद कर लिया और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। वहीं अनामिका ने गुरुजी को फोन किया और सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा, गायत्री मंत्र का जप करके गंगा जल को राजीव पर छिड़क दो। अनामिका ने वैसा ही किया। गंगा जल छिड़कते ही राजीव बेहोश हो गया। अनामिका ने तुरंत उसे कुर्सी से बांध दिया। गुरुजी ने कहा, कोई राजीव के सामान में अजीब चीज मिले तो बताना, लेकिन ध्यान रहे उसे हाथों से मत छून। अनामिका और तन्वी ढूंढते हैं तो वो बिस्तर के नीचे एक काली रंग की पोतली जिसमें नाखून, बाल और कई अजीब वस्तुएं थी। अनामिका ने पोटली के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने आगे बताया कि राजीव पर मारन और वशीकरण हुआ है। इसका उतारा दिवाली की रात को होगा। दिवाली की रात 10 बजे हवन शुरू हुआ। राजीव को एक गोले के अंदर बैठाया गया और मंत्रों का उच्चारण तेजी से चलने लगा। थोड़ी देर बाद राजीव भयावह गुस्से में चिल्लाया, ए बाबा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तेरी आंखों के सामने मैं इस परिवार को खत्म कर दूंगा। गुरुजी ने हवन जारी रखा। गुरुजी ने अपना हाथ तन्वी की तरफ उठाया और तन्वी ने उनके हाथ में वो काली पोटली रख दी। गुरुजी ने तुरंत पोटली को हवन कुंड की अग्नि में डाल दिया। धमाके के साथ पोटली जल गई। राजीव दूर गिरा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसने आंख खोली तो सब कुछ सामान्य था। उसका बर्ताव सामान्य और प्यार भरा था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया। गुरुजी ने बताया कि वशीकरण उसकी बहन यामिनी ने किया था। अमरीश ने इसमें उसका साथ दिया था क्योंकि वह राजीव को पसंद नहीं करता था और जलता था कि वह आगे बढ़ रहा है। अब राजीव ने फैसला किया कि वह पुश्तैनी घर नहीं जाएगा। वह केवल माँ के लिए पैसे भेजता रहेगा। राजीव ने उस दिन जाना कि हर मुस्कुराते चेहरों के पीछे अपनापन नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अपनों पर आंख मूंदकर यकीन करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।